Start with reading module today. So introductory part है जहाँ से मैं ये बात शुरू करूँगा. So the thing is, जो reading module है, for many students it's the last module that they're going to study. However, बात ये है कि इस मर्तबा मैं स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट यूज करके कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको भी हमने यूज करके देखा है. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर समथिंग ईजियर जिसमें एफर्ट्स कम लगती हों और बस आसान तरीके से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. जो अभी हम मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम करेंगे, थोड़ा सा एक दो जगह पे प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली जो हमारे आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे. जिस स्टैंडर्ड मेथड के मुताबिक मैं जा रहा था, वो जिसको हम कहते हैं ना कि 9 बैंड स्कोर वाला मेथड, ऑफ कोर्स जाहिर है कि उसमें भी ह्यूमन एरर इज ऑलवेज देयर, तो उसकी वजह से 7.5 7 तक चांसेस हो जाते हैं. लेकिन जो अभी हम मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं वो नेचुरली मतलब 9 से कम का मेथड है. यानी वो उसमें 9 आना हमेशा मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन ही है. मतलब उसमें एक दो मिस्टेक्स तो बाय डिफॉल्ट होंगी. तो इस बार मैं इसलिए उस मेथड पे जा रहा हूँ, बिकॉज बाकी वाले मेथड पे स्टूडेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमसे ऐसे नहीं होता, स्कीमिंग नहीं होती. चलिए इस मतलब इस तरह से देखते हैं. मैं शॉर्ट सा इंट्रो कराऊंगा और मैं सीधे टेस्ट पे जंप करूंगा, और आई डोंट वांट टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. सो शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये है जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. टोटल बैंड स्कोर 9 है, जैसे कि सारे मॉड्यूल्स में होता है. नंबर ऑफ सेक्शंस 3 सेक्शंस हैं, एकेडमिक या जनरल ट्रेनिंग. अगर कोई जनरल ट्रेनिंग का है तो प्लीज बोले ताकि मैं सुन सकूं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, वरना मैं अस्यूम करूंगा कि सब एकेडमिक के हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि कौन एकेडमिक का है और कौन जनरल ट्रेनिंग का स्टूडेंट है. खैर, जो एवरेज है वो 12 to 14 है. नॉर्मली एक सेक्शन में 13 या 14 क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज 40 क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम. तो उन 40 को पूरा करने के लिए जाहिर है कि कभी 13 और कभी 14 ही होने चाहिए 3 सेक्शंस में. अच्छा, कुछ ऐसे भी पुराने टेस्ट हुआ करते थे जो कभी कभार अब भी रिपीट होते हैं, कि कभी कभार आपको 39 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, या कभी कभार 41 भी टेस्ट में आए हैं. लेकिन आजकल ये ट्रेंड है ही नहीं, मतलब ऐसा अभी होता नहीं है. सो ज़्यादा इस परेशानी में ना रहें. अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो बस कोई मसला नहीं. अगर 41 वाला में है तो एक्स्ट्रा स्पेशल आंसर शीट मिलेगा, नहीं 39 वाला है तो उसमें 40th जो ब्लैंक है वो खाली रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज एक्चुअली 40. तो अब सीन ये है कि 60 मिनट्स हैं आपके पास, और रीडिंग मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही स्टूडेंट्स को टाइम की रहेगी और रहती रही है पहले से. असल में रीडिंग मॉड्यूल रीडिंग का टेस्ट है ही नहीं. मतलब आपने रीडिंग करनी ही नहीं है, रीडिंग करके किसी को कुछ सुनाना है ही नहीं. रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, तो आपने टेक्स्ट पढ़ना है, जाहिर है खुद ही, वो भी पूरा नहीं पढ़ना. असल में एक ये भी मसला है, यानी स्टूडेंट्स रीडिंग करना चाहते हैं, ये भी प्रॉब्लम है. तो पूरा टेक्स्ट पढ़ना और फिर आंसर्स एक्सपेक्ट करना कि सही आए, ये भी गलत बात है. ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं एकेडमिक रीडिंग में वो होते हैं अराउंड 3000 वर्ड्स. 3000 वर्ड्स वैसे बैठ के देख के पढ़ लो ना तो 40 मिनट लग जाते हैं. तो देन क्वेश्चंस भी तो पढ़ने हैं, आंसर्स भी ढूंढने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं. पहले बात ये तय कर लो कि कोई इंटरेस्टिंग लाइन या पैराग्राफ या सेंटेंस देख के डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. सो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो उसी को ढूंढो, बाकी किसी भी लाइन के ऊपर खामखा टाइम वेस्ट मत करो. समटाइम स्टूडेंट्स मुझे कहने लग जाते हैं, सर मुझे फलां लफ्ज प्रोनाउंस करना नहीं आता. रीडिंग में आपकी प्रोनाउंसिएशन कौन चेक कर रहा है भाई? तो इस चक्कर से बाहर निकल आओ और रीडिंग की क्लास के दौरान प्रोनाउंसिएशन को भूल जाओ.
और दूसरी बात ये कि रीडिंग की क्लास के दौरान मीनिंग्स के चक्कर में भी मत पड़ना। समटाइम्स एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे इस वर्ड की मीनिंग नहीं आती और परेशान बैठा हुआ है डिक्शनरी में। यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ क्योंकि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है। ये चीजें नहीं होती, आपको मीनिंग की जरूरत ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट से असल में टेक्स्ट की मीनिंग निकलती है। कि किसी भी लफ्ज की मीनिंग नहीं भी मालूम है तो वो किस सेंटेंस में, किस सिचुएशन में, किस बैकग्राउंड में, किस तरह के आर्ग्यूमेंट के अंदर गिवन है, उसकी पोजीशन मीनिंग डिक्लेयर करती है। तो कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग पता चल जाए तो गेस कर लो। अगर गेस नहीं भी होता तो कभी कभार कुछ मुश्किल वर्ड्स का आपके आंसर से, आपके क्वेश्चन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। दे आर जस्ट देयर, क्योंकि जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा वो आर्टिकल उसने आयल्स को जहन में रख के नहीं लिखा था, उसने न्यूज़पेपर के लिए लिखा था। और आयल्स वालों ने, कैम्ब्रिज वालों ने उन मैगजीन्स से एग्रीमेंट किया और उनसे टेक्स्ट उठाया। सो उसने, मुमकिन है कि उसने हर लाइन में इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज किए होंगे, लेकिन वो काम हमारे काम का नहीं है। तो टाइम 60 मिनट्स है, सेक्शन 3 है। तो दो तरीका के प्लान्स हैं। एक प्लान ये है कि आप 20 मिनट्स लगाएं अपने पार्ट नंबर 1 पे, 20 यानी सेक्शन 1, 20 लगाएं सेक्शन 2, 20 लगाएं सेक्शन 3। लेकिन सजेशन मेरी ये है कि शुरू के दो पार्ट्स में कोशिश करके लेस देन 20 मिनट्स लगाएं, because section number 1 is always the easiest of all. Section number 2 is comparatively more difficult, and the last section is always the most difficult section in the test. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो सेक्शन 3 है उसका जो लेट्स से टॉपिक है आपके पैसेज का, अगर वो पैसेज उस तरह के टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रेजुएशन है लेट्स से, या उसके ऊपर आपने वैसे ही आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, आपकी जनरल नॉलेज उस टॉपिक के हवाले से, तो मुमकिन है कि वो पैसेज आपके लिए ईजियर होगा। ये पॉसिबिलिटीज जरूर हैं। जैसे आपको, आप जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये किस तरह के टेक्स्ट आते हैं। टेक्स्ट आर ऑथेंटिक एंड टेकन फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, यानी ये इमेजिनरी है ही नहीं, यानी ये आयल्स के लिए नहीं बने थे ये टेक्स्ट, ये बने थे मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर के लोगों ने लिखे थे, तो कैम्ब्रिज ने वहां से पिक किए हैं। सो इसलिए ये तो ऑथेंटिक टेक्स्ट है, सबसे पहली बात। सेकंड, अच्छा इसलिए दे मेक सेंस, यानी ये फेक टेक्स्ट होते तो मुमकिन है कि वहां इलॉजिकल बातें हो सकती थी। सेकंड, ये किस तरह की टॉपिक्स पे आते हैं, एकेडमिक टॉपिक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। एकेडमिक टॉपिक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट से मुराद है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकते हैं जो किसी भी तरह के डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल समझें, बॉटनी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, मतलब ऑल दीज डिपार्टमेंट्स के जो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, जिस पे लोग एक्चुअली आमतौर पे स्पेशलाइजेशंस कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशंस कर रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर 3 सब्जेक्ट सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में अलग टॉपिक के ऊपर या अलग डिपार्टमेंट की किसी आइडिया के ऊपर पैसेज लिखा हुआ है, तो इट डज नॉट रिक्वायर यू टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड और डिपार्टमेंट, बिकॉज ये ऑडियंस ही जनरल ऑडियंस है। यानी ऑडियंस ये यहाँ पे पब्लिक थी जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पब्लिश हुआ था। तो एक्सपर्टीज की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। और डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल जाहिर है कि वो होते हैं जहाँ पे एनालिटिकल चीजें ना हो, आर्ग्यूमेंटेटिव ना हो, लेकिन ओपिनियन बेस्ड भी हो सकती हैं, जैसे कि डिस्कर्सिव या एनालिटिकल। डिस्कर्सिव और एनालिटिकल का जो लफ्ज़ है वो आपको मैं रेफर बैक करूंगा। अगर आपको ऐसे की 2 टॉप डिविजन्स याद हों, तो एक डिवीजन ऐसे की थी आर्ग्यूमेंटेटिव यानी ओपिनियन बेस्ड, और दूसरा था डिस्कर्सिव। ये बिल्कुल वही चीज है, यानी उस तरह के भी पैसेजेस हो सकते हैं। तो वो खैर, हाँ, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल नजर रखना किसी भी टेक्स्ट में। अब यहाँ पे मैं इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस बार मैं स्ट्रेटेजी बदल के देख रहा हूँ। अगर इस स्ट्रेटेजी से काम नहीं चला तो फिर मैं स्किमिंग के ऊपर जरूर आऊंगा, जो काफी डिटेल्ड काम है, लेकिन डिपेंड करता है। अनवार ने और मुइज ने क्लासेस पहले ली हैं एंड उनको मालूम है कि मैंने, बल्कि अगर अनवार दोनों तरह की क्लासेस में मौजूद था, जिसमें मैंने स्किमिंग के साथ पढ़ाया है और जिसमें विदाउट स्किमिंग। तो अच्छा, अब आते हैं काम की बात पे।
अच्छा, सो इसमें कभी कभार डायग्राम्स हो सकते हैं, कभी कभार टेबल्स हो सकती हैं, और इस तरह की चीज़ें भी पॉसिबल हैं आपके किसी भी टेक्स्ट के अंदर, और उनके अंदर भी आंसर्स पॉसिबल हैं, हम देखेंगे क्वेश्चंस में। अच्छा, ये जनरल रीडिंग की बातें इनको छोड़ दें। अच्छा, ये सारी बातें फजूल हैं। वैसे एक नज़र इसको देख लो और इसको पढ़ो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो पूछो। जी बताएं, मैं तब तक कुछ देख रहा हूँ यहाँ पे। क्या मुसीबत पड़ी है। अच्छा, सो कोई सवाल नहीं है किसी का? चलें, ठीक है। तो मुख्तसर बात यह है कि ये डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं। अब इनमें कुछ क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में मैं आपको एक छोटा सा अलर्ट देना चाहूँगा, और वो अगर इनमें आप देखें तो एक जगह पे आपको हेडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, यानी जहाँ पे आपको हेडिंग्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी होती है, मैच करनी होती हैं कि ये हेडिंग फलां सेंटेंस पे अप्लाई होती है, और या फिर जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन या मैचिंग इंफॉर्मेशन, वो क्वेश्चन टाइप। और एक क्वेश्चन टाइप है मैचिंग नेम्स विद स्टेटमेंट्स या फीचर्स। तो जहां जहां मैचिंग का क्वेश्चन आए, इस बात को जहन में रखना अच्छी तरह से, मैच करने वाला क्वेश्चन टाइप आए कहीं पे भी, उसमें हमेशा एब्सोल्युटली रैंडम होता है आपका जो भी आंसर है, वो सीक्वेंस में नहीं होता, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। ये बात समझ आ रही है सबको? चलें, अच्छा। सो अभी मैं सीधा टेस्ट पे जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई सवाल आ भी नहीं रहा, और आप लोग भी पैसिव लिसनिंग को काफी हद तक आदी हो चुके हो इसके। तो चलें, ओके। अभी ये है आपके सामने एक टेस्ट। मैं पहले पूरे टेस्ट का आपसे एक आपका दौरा करवाता हूँ। ये देखिए, ये टेस्ट है, और यहाँ पे आपको ये पैसेज 1 है, यानी सेक्शन नंबर 1 के अंदर, और इसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 13। और इसका टॉपिक है नटमेग, अ वैल्यूएबल स्पाइस। तो ये किसी मसाला जात में से एक मसाले की बात हो रही है। अच्छा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 2 मिनट के लिए क्वेश्चंस पढ़ें, तो मैं एक चीज़ अपलोड करनी है, मैं वो अपलोड करता हूँ, और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मीनवाइल आप बिल्कुल कंटिन्यू रख सकते हैं, आपके जहन में कोई सवाल वगैरह अगर हो तो। जी, तो हाँ चलें यार, मैं भी इधर उधर की बातों में लगा हूँ।
सो यहां से टेक्स्ट शुरू हो रहा है एंड इट गोज एंड गोज एंड गोज एंड गोज एंड ये है आपका पहला सेक्शन का टेक्स्ट कंप्लीट हुआ। अब यहां से आगे हैं इसके क्वेश्चंस। तो अब आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमारे पास गैप फिलिंग क्वेश्चंस हैं। तो गैप फिलिंग क्वेश्चंस मैं क्लियर करने के लिए तफसील के साथ बताना चाहूंगा कि दे आर यूजुअली इन सम सॉर्ट ऑफ अ सीक्वेंस बट नॉट ऑलवेज। बस ये असल में बात है कि ऑलवेज सीक्वेंस में कभी भी आईएलटीएस रीडिंग का कोई क्वेश्चन नहीं होता। अब जब मैं कहता हूँ यूजुअली, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्वेश्चन 1 का आंसर जहां पे आएगा, 2 का आंसर हम उसके बाद ही ढूंढेंगे, 3 का आंसर हम उसके बाद ढूंढेंगे, 4 का आंसर हम उसके बाद ढूंढेंगे। अब हम नॉर्मली ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सीक्वेंस में होंगे। अगर कहीं पे 10 क्वेश्चन हैं, उनमें से 1 या 2 सीक्वेंस को तोड़ सकते हैं, 4 क्वेश्चन हैं, 1 सीक्वेंस के अगेंस्ट जा सकता है। तो ट्रेंड जो है वो टाइम कम लगाने के लिए और इजियर करने के लिए इसको रूल ऑफ थंब के तौर पे ले लें कि ऐसा होता है, आम तौर पे, हमेशा नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। मैं सारे क्वेश्चन टाइप्स को साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये भी एक्चुअली सीक्वेंस में जनरली होते हैं, लेकिन हमेशा फिर भी नहीं होते। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, टेबल को फिल करना, ये सारे के सारे सीक्वेंस में होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे सीक्वेंस टूट सकता है, क्योंकि ये कोई प्रॉमिस्ड बात नहीं है। अनलाइक लिसनिंग मॉड्यूल, लिसनिंग मॉड्यूल में हमेशा हर क्वेश्चन सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है और बिल्कुल एक एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन आमतौर पे अब जो अभी का जो मेरा मेथड है उसमें कोई स्कीमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे स्कैन करेंगे। स्कैन करने से पहले हम ये करेंगे, टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ना, यानी देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना। तो ये करना है कि ये सवाल है आपका, द नटमेग ट्री एंड फ्रूट। तो पहले आपको पता चल गया कि यहाँ पे फ्रूट से रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि ऊपर हमने जब देखा तो टाइटल क्या था, ए वैल्यूएबल स्पाइस, कि भाई एक स्पाइस है, एक मसाला है, इतनी बात थी, आगे नहीं पता था। अब सेंटेंस पढ़ें भाई, कोई पढ़े और थोड़ा सा जिंदा होने की निशानी भी मिलेगी। और मैं एक्चुअली काफी ऑकवर्ड फील करता हूँ कभी कभार, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ, पागल हो गया हूँ, और आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो आप लोग पढ़ें, कोई एक बंदा इसको ऊंची आवाज में पढ़े, रीड इट अलाउड प्लीज। The leaves of the trees are dash in shape. अब इस क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो इसमें अभी कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अपने आंसर की तरफ गाइड कर सकते हैं, उसके लिए सोचें। Leaves नॉर्मली, that yeah. हाँ हाँ, यस, Leaves of the tree. लीव्स, ट्री और शेप, ये 3 चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे हो गए कीवर्ड्स। अब हम इन कीवर्ड्स को लेके इनको हम अपना लेंस बनाएंगे, जिस तरह स्कैनर के ऊपर भी कोई लेंस होता है। तो अब उस लेंस को लेके हम बिल्कुल शुरू से ढूंढेंगे, जहां जहां पे ये वाली बातें आएंगी या इनसे रिलेटेड कोई बात, इनका कोई सिनोनिम आएगा, तो वहां पे हम रुकेंगे और अपना आंसर ढूंढेंगे। तो अभी जो हम काम करने जा रहे हैं, हम इसको कहते हैं स्कैनिंग, SCANNING, स्कैनिंग। तो स्कैनिंग में मोर सर्चिंग लेस रीडिंग, अच्छे से जहन में बिठा लो, मोर सर्चिंग लेस रीडिंग, मोर सर्चिंग लेस रीडिंग, ज्यादा सर्चिंग है और रीडिंग बहुत कम होती है। तो अब हम जाके ढूंढते हैं सेक्शन के बिल्कुल शुरू से, कि सवाल को पहले अच्छे से जहन में रख लो कि द लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप, कि जो ट्री के जो लीव्स हैं, दरख्त के जो पत्ते हैं, वो शेप में डैश होते हैं। और इंस्ट्रक्शंस देख लें कि वन वर्ड ओनली, वन वर्ड ओनली। अब ये पहला पैराग्राफ है। सो इस पैराग्राफ के अंदर, इसको जरा जूम कर लेते हैं, यहीं से शुरू करें और ढूंढें जहां पे फ्रूट, सॉरी फ्रूट कह रहा हूं, जहां पे लीव और शेप का वर्ड आ जाए, वहां पे रुकना, शुरू से सर्च करते जाएं।
Sir, it's in the fourth line. Oval leaves, dark green oval leaves. So हाँ, it must be oval. ओवल। तो अब यहाँ पे शेप बताई गई है, बिल्कुल एग्जैक्टली तो अब हम सीधे पहुंचे वहां पे जहां पे ओवल की बात थी। तो आंसर था डार्क ग्रीन ओवल लीव्स। अगर यहाँ पे ज्यादा वर्ड्स की पॉसिबिलिटी होती तो हम सोच सकते थे, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं, और वैसे भी पूछा सिर्फ शेप का गया है, कलर का नहीं पूछा गया। तो हम बोलेंगे ओवल, बस ओवल हमारा आंसर है। गुड, बस ये याद रखना कि हमने यहाँ पे आंसर ढूंढा है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे हम ढूंढेंगे। तो बस इतना काम है रीडिंग में। और अभी आंसर्स में किसी का भी आंसर नहीं बताऊंगा, आप ही बताते जाएंगे, ताकि एक्चुअली लर्निंग प्रैक्टिकल टाइप की हो थोड़ी सी। अब सेकंड क्वेश्चन को कोई रीड करे। The dash surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe. तो अब पहले गेस करें कि किस टाइप का वर्ड इसमें आ सकता है और क्या कीवर्ड्स हैं। द डैश सराउंड्स, यानी फला चीज सराउंड करती है, उसके इर्द गिर्द आती है, इसके अराउंड आती है, उसको इनकम्पस करती है, उसको घेर लेती है, उसको केसिंग में ले लेती है। किसको? फ्रूट को। एंड ब्रेक्स ओपन व्हेन द फ्रूट इज राइप। तो यहाँ पे की वर्ड है फ्रूट। फ्रूट से रिलेटेड जहां भी बातें आएंगी हम वहां देखेंगे फ्रूट को सराउंड क्या करता है। तो कीवर्ड, बेसिक कीवर्ड तो फ्रूट है, लेकिन कुछ सपोर्टिंग की फ्रेजेस हैं, जैसे ब्रेक्स ओपन है या सराउंड Ripe है। हाँ, राइप है, बिल्कुल, ये वर्ड्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इनको जहन में रखें, इनको बेशक आप इंसर्कल करें, हाईलाइट करें, तो थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब जाके देखें कौन सी चीज फ्रूट को सराउंड कर रही है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आगे पीछे हो सकता है, पैराफ्रेजिंग हो सकती है, जहां पे हमने पहले आंसर ढूंढा था वहीं से आगे ढूंढें। Hold on for 30 seconds, I'll be back. Husk. हस्क इसका है। जी, so Sir, it's aerial. कौन सी लाइन है? 2, 3. 8th line. ये वाली। एक मिनट, मैं आपको एक मतलब फिर क्वेश्चन शो करूंगा। सर इसको एक हस्क मतलब, नहीं है। हाँ हस्क सर। हाँ, क्योंकि ये था कि कौन सी चीज सराउंड करती है उसको, फ्रूट को। तो यहाँ पे ये कहा है कि द फ्रूट इज इनकेस्ड इन अ फ्लैशी हस्क। तो इनकेस्ड मींस सराउंडेड है वो, और साउंड किसमें है कि फ्लैशी हस्क में। क्योंकि अब वर्ड एक ही लिखना है, इसलिए हम फ्लैशी को ड्रॉप करेंगे और फ्लैशी की जगह कोई और वर्ड नहीं आ सकता, सिर्फ हस्क ही आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव को ड्रॉप करेंगे। सो जी, बट जी सर बोलो। अगर नीचे देखें हम तो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है सराउंडेड बाय अ लेसी रेड और क्रिम्सन कवरिंग कॉल्ड एन एरियल। देखिए ना, ये भी तो है कि कौन सी चीज सराउंडेड है। इनसाइड इज अ पर्पल ब्राउन शाइनी सीड। ओके टू ओके, ये टू शाइनी वो सीड्स के सीड, लिए, हाँ फ्रूट के लिए पीछे है। सही है सही है, आई हाँ गॉट इट। हाँ, सही है। ये फर्क है। अच्छा, कंफ्यूजन उन्होंने ऐड की हुई है इसमें। हाँ, वो एक्चुअली डिस्ट्रैक्टर्स बहुत सारे होंगे, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। बहुत सारे माउस ट्रैप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे।
मैं इस बार बहुत ही डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड से हट के थोड़ा सीधा प्रैक्टिकल पे आ गया हूँ। पहले वरना मैं 2-3 दिन तक लेक्चर झाड़ता रहता था, तो शायद इससे आज अभी देखते हैं कुछ फायदा होगा। अच्छा अच्छा, अभी तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया है ही नहीं ना, तो हम जो कुछ सीख रहे हैं वो टेस्ट के साथ साथ सीख रहे हैं। जो स्लाइड मैंने शेयर की थी उसको मैंने स्टॉप किया, वरना प्रीवियसली मैंने पूरी स्लाइड्स ही चला दी थी और 2-3 दिन उसमें लगे थे। तो अभी जो जो बातें साथ साथ हो रही हैं उनको लर्निंग ही समझें, इंतजार मत करें कि मैं किसी और दिन अलग से टिप्स बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है, द डैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमेग। एक्चुअली अभी इसका आंसर शायद कई लोगों ने देख भी लिया हो, वहीं कहीं पे था कि क्या चीज यूज होती है स्पाइस नटमेग को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या नजर आ रहे हैं? जाहिर है कि स्पाइस नटमेग भी है और प्रोड्यूस। हाँ, गुड। तो अब हम जाके देखेंगे कि कौन सी चीज यहाँ पे यूज होती है टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमेग। तो कोई चीज यूज होती है। अब वैसे गेस करके बताएं कि कोई भी ट्री है, जाहिर है कि नटमेग का ट्री है, स्पाइस नटमेग, वो वो कैसे पैदा होता है, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? गेस करके बताएं। सर सीड होगा। थ्रू अ सीड। सर सीड्स। यस यस यस, सो मोस्ट प्रोबेबली ड्राइड सीड लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, लिखा है कि ड्राइड सीड, यानी टू स्पाइसेस नटमेग एंड मेस, द फॉर्मर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्राइड सीड। पहला वाला यानी नटमेग किससे प्रोड्यूस होता है? ड्राइड सीड से। अभी वर्ड हमने लिखना है सिर्फ एक, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस थी, तो ड्राइड को ड्रॉप करेंगे, सीड। हाँ। अगर 2 वर्ड्स पॉसिबल होते, यानी इंस्ट्रक्शंस में हमें अलाउ किया जाता यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ड्राइड सीड लिखते। अच्छा, मैं साथ में ये भी बता दूं कि ये जितने भी आंसर्स हम लिखेंगे ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर पे लिखेंगे ही नहीं। आंसर शीट सेपरेट हमें प्रोवाइड होती है, हम उसी आंसर शीट में पे ही आंसर्स लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कंप्यूटर टाइम। बेस्ड टेस्ट पे कैसे करते हैं अटेम्प्ट इसको? हाँ, इसमें वहीं पे टाइप करते हैं। जी हाँ, जिसमें वहाँ पे बिल्कुल टाइप वैसे। करते हैं। जी हाँ जी हाँ। एंड उसमें ना फिर लिसनिंग मॉड्यूल में एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता CDIELTS में। और अगर CDIELTS करनी है तो कोशिश करो IDP से करो। अभी तक रिजल्ट्स तो ठीक हैं ओवरऑल, लेकिन आगे पता नहीं क्या उनका पैंतरा बदलता है। फिलहाल तक ये है। और अगर किसी ने मजबूरी में भी ब्रिटिश काउंसिल के साथ टेस्ट देना है तो, और इमरजेंसी में है, तो वो ना दे, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल हैज बीन पोस्टपोनिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट्स। वो एक दिन पहले बता देते हैं कि भाई हमारा टेस्ट कैंसिल हो गया, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर किसी ने बुकिंग करा भी ली है तो कोशिश करके या तो कंफर्म करवा लो, या तो वो रिस्क मत लेना अभी। अच्छा अच्छा सर, हाँ हाँ। यूनिवर्सिटीज की कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती कि आपने कौन सी अथॉरिटी को चूज किया है? नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये और नहीं। कंट्री मतलब कंट्रीज टू कंट्री वेरी भी नहीं करता, राइट? वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सबके लिए एप्लीकेबल, इवन यहाँ तक के जो आपकी जिसको हम कहते हैं UKVI, जो IELTS होता है, यानी जो UK जाने के लिए, वो भी IDP भी करा सकती है, AEO भी कंडक्ट करा सकती है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। असल में सर्टिफिकेशन होती है कैम्ब्रिज की तरफ से, तो ये सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, इनकी और कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो ब्रिटिश काउंसिल हो या AEO हो। और इनकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट की मतलब नॉर्मल ही आई थिंक हर वीक ही हो रहा होता है ना? हर वीकेंड, हर सैटरडे को, और कभी कभार थर्सडे को भी टेस्ट हो रहा होता है, यानी किसी वीक पे 2 टेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल टेस्ट कैंसिल भी हो रहे हैं, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और लॉकडाउन वगैरह, तो ब्रिटिश काउंसिल वाले काफ़ी डिस्टर्ब हैं उनकी जो टेस्ट हैं। तो AEO के साथ जाएं। और अभी मैंने आज पता किया है IDP के 7 जुलाई तक सारी सीट्स बुक्ड हैं, मैंने आज कंफर्म किया है। सो अगर किसी ने जो करने हैं तो पहले ही डेट्स लेके रखें। अच्छा, कहाँ गया? और हाँ, और टेस्ट बुक करना हो तो वैसे तो आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं कि आप उनके पास जाके टेस्ट कंडक्ट करा सकते, बुक करा सकते हैं, लेकिन जो CDIELTS है
उसकी बुकिंग आपको खुद करानी होती है। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम होनी हो तो आप सीधे ऑफिस जाएं उनके, क्योंकि सीडी आयल्स की जो फी है वो कोई थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकती। यानी ये नहीं हो सकता कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पे करें और वो जाके वहां पे कर रहे हो। तो आपको खुद जाना होगा। कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह से भी बड़ी प्रॉब्लम्स बाद में हो सकती हैं। बहुत एहतियात के साथ जाके उनसे पूरा हेल्प लेके उनके हेल्प डेस्क से अच्छे से प्रॉपरली करना। तो सर ये ऑनलाइन भी तो हो सकता है ना, ऑनलाइन हम पेमेंट करके इसकी बुकिंग करा सकते हैं? हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर इफ यू और गाइस ये आर, आपने जो डेट्स चेक किए ये इसमें कंप्यूटर बेस्ड भी अप्लाई होता है या सिर्फ ये आप उसका पेपर बेस्ड की बात करें? आईडीपी में तो सिर्फ होता ही कंप्यूटर बेस्ड है, यानी वो सीडीआरएस अच्छा, के आईडीपी अलावा में है ये उसमें। पेपर बेस्ड करते ही नहीं। हाँ। ओके, सर मतलब फिर इनका मुझे एक अभी आइल्स फौरन करवा इंडिकेटर लेना भी था चाहिए। ना? हाँ आइल्स मैं, इंडिकेटर। जी सॉरी। सर मैं पूछ रही थी इनका आइल्स इंडिकेटर भी है ना, तो वो भी पाकिस्तान में हो रहा है? आयर्स इंडिकेटर असल में परमानेंट नहीं है ना, वो थोड़ी देर के लिए होता है। ओके। यानी मींस कि आयर्स 2 इयर्स। इंडिकेटर इस तरह है जैसे आपको ना, वो कहते हैं कि हम आपको प्रोविजनल एडमिशन दे रहे हैं, आपको दोबारा रियल आयर्स में अपीयर होना होगा। ओके। क्योंकि आयर्स इंडिकेटर जो है वो आप घर बैठ के अपीयर हो घर रहे होते हैं बैठे। उसमें। जी तो सर। उसमें तो कोई भी हो सकता है आपकी जगह पे। यस सर। I'm on their website सर 14th की मतलब 14 जून से तो अवेलेबल है वैसे डेट, यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, बुक करवा सकते हैं। यार मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन है ना ये टेस्ट की डेट्स के हवाले से, ये मुझे हम्म। मिलती हैं वाया काशान एंड मिस रिस्फा। तो आई डोंट नो उन्होंने किस चक्कर में कहा। बहरहाल देख लो, अगर है तो बुकिंग करवा लो। ये यूकेआईवी की नहीं है सर। अच्छा, ये अनवार को पता है, क्योंकि एक्चुअली अनवार वहां पे मौजूद था जब आप आज हम टेस्ट बुकिंग करा रहे थे। मतलब सॉरी समझ नहीं आई बात। यूकेवीआई होता है कि ब्रिटिश, सॉरी ब्रिटेन जाने का, यूके जाने का जो आपका वीजा होता है, यानी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह के लिए। यूके का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। तो उसकी डेट्स नहीं है कह रहे अच्छा हैं सिर्फ शायद। उसकी नहीं है, जो हाँ। एकेडमिक की है, नॉर्मल वाला जो आईडीपी वाला आप बता रहे हैं। हाँ, आपने वैसे यूके तो नहीं जाना? नहीं सर, मैंने कनाडा के लिए अप्लाई करना है अच्छा और अच्छा अच्छा, मैं आईडीपी फिर की वेबसाइट ही देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। सही है। हाँ, फिर ठीक है, ठीक है। चलें, अनवार ने ये भी क्लियर कर दिया, मुझे ये मालूम नहीं था। मैं वहाँ काफी देर तक था नहीं, आई वाज जस्ट देयर बाय एक्सीडेंट। खैर, अच्छा, सो लेट्स गेट बैक टू द टेस्ट। बहरहाल बुकिंग्स कर लें। लेट्स से अगर आपने 25 दिन बाद भी टेस्ट देनी है ना, आज ही बुकिंग कर लें तो वो माइंड भी बन रहा होता है कि चलो यार मैंने ये करना है। अच्छा, एंड हाँ, हम कहाँ थे? हम यहाँ कहीं पे थे। हाँ, थर्ड तक हो चुका है, फोर्थ। सो द कवरिंग नाउन इज द एरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डैश। अभी हम पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि ये कहाँ पे है, तो हम सीधे वहां जाएंगे कि हाँ भाई, ये जो कवरिंग जो एरियल है जिसका नाम, वो किस चीज को इस्तेमाल प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। अभी हमने आंसर यहां से लिया था, पिछला आंसर। इसका मतलब आंसर इससे आगे होना चाहिए। सोचें और देखें और बताएं। एरियल सर किस चीज के लिए इस्तेमाल? हाँ हाँ हाँ, MAC जो वर्ड है मेस। उस मेश, यस, बिल्कुल। सो अब आप देखें कि इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हुआ है और यहाँ पे कोई बीच में एक्सेप्शन भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हो सकती थी, इसलिए रिस्की है, लेकिन ये क्विक मेथड है। बहरहाल अभी यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर हमें जितने आंसर्स मिले अभी, मोस्ट प्रोबेबली अगला जो आंसर होगा वो यहां से आगे होगा। तो देखते हैं अभी जाके। तो गैप फिलिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बारे में शॉर्टकट में बता देता हूं। वैसे यहां लिखा भी हुआ है। अगर यहां पे एक स्टेटमेंट है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंडर आ रही है। अगर यही इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर हमें मिल जाए, किसी भी दूसरे पैराफ्रेज्ड फॉर्म में, किसी भी वर्डिंग में,
हम इस सेंटेंस को ट्रू कंसीडर करेंगे। और अगर इस पूरे सेंटेंस के किसी एक पॉइंट के अगेंस्ट ऑपोजिट कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम इसको कंसीडर करेंगे फॉल्स। और अगर कोई एक पार्ट मिसिंग हो, एक भी पार्ट मिसिंग हो, बाकी सब कुछ ऐसे ही हो या ऑपोजिट हो या करेक्ट ट्रू हो, एक छोटा सा पार्ट भी अगर मिसिंग है तो वो नॉट गिवन है। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे है कि इन द मिडिल एजेस मोस्ट यूरोपियंस न्यू वेयर नटमेग वाज ग्रोन। अब मुमकिन है कि टेक्स्ट के अंदर लिखा हो कि एट अ सर्टेन टाइम मोस्ट यूरोपियंस न्यू वेयर नटमेग वाज ग्रोन, तो वहां पे मिडिल एजेस मेंशन नहीं है। जब मिडिल एजेस मेंशन नहीं है तो हालांकि बाकी सब कुछ सही है लेकिन वो नॉट गिवन में होगा, उसको फॉल्स नहीं कहेंगे। तो बस इतनी सी बात है। अब यहाँ क्वेश्चन में तो ये लिखा है कि इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन होती है, मुकम्मल नहीं होती, सो उसको हम फॉल्स नहीं कहेंगे, उसको नॉट गिवन कहेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रू फॉल्स था बट नॉट गिवन माइट बी समथिंग न्यू फॉर यू, तो इसलिए मैंने सोचा कि बोल दूं। अब देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर मिडिल एजेस एक कीवर्ड है, यूरोपियंस और वेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये पूरी बात समझा रहा है। और ग्रोन के नटमेग कहाँ पे ग्रो करता था, मिडिल एजेस में। तो अब इन अल्फाज के जरिए ढूंढते हैं और जहां तक हमने आंसर पहले ढूंढा था वहीं से आगे ढूंढते हैं। तो हमने आंसर लास्ट वाला यहां ढूंढा था, एक्चुअली यहां। तो अभी इससे आगे देखो मिडिल एजेस कहीं पे आ रहे हैं, आ जाए तो मुझे बता देना, फिर आगे मैं समझाता हूँ। फर्स्ट जी हाँ, पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि मिडिल एजेस। अब सवाल में दोबारा याद दिलाता हूं, उसमें लिखा था कि मिडिल एजेस में मोस्ट यूरोपियंस न्यू वेयर नटमेग वाज ग्रोन। अक्सर यूरोपियों को मालूम था कि ये नटमेग जो मसाला है ये कहाँ उगता है, ये उनको मालूम था मिडिल एजेस में। अब देखें क्या उनको मालूम था। इस अभी यहां से आगे याद रखना, खास तौर पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में लाजमी नहीं है कि आंसर एक ही लाइन के अंदर हो या एक ही सेंटेंस के अंदर हो। आंसर माइट बी स्कैटर्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको। सो फाइंड आउट करें जरा। सर अरब? नहीं, गैप फिलिंग क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे Okay. क्वेश्चन तो अच्छा, ऑलरेडी अच्छा। स्टेटमेंट गिवन है कि हमने ये देखना है कि क्या यूरोपियंस को मालूम था। तो अब I think सबसे it's पहले false. यस यस सर, हम agree हाँ, इट करते कुड हैं। बी फॉल्स, क्योंकि इट कुड बी। हाँ Arabs का mentioned है कि they were the exclusive importers of the spices to Europe. हाँ Europeans को उन्होंने like they never relieved the exact location of the source, so I think it's false. यस, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं। जब उन्होंने बताया ही नहीं तो उनको मालूम ही नहीं हुआ। इसको कहते हैं इन्फरेंस, इन्फर करना, इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड करना। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये फॉल्स है एक्चुअली करेक्ट आंसर। तो अब अगर देखा जाए तो कीवर्ड सारे के सारे हेल्प कर रहे हैं। जैसे मिडिल एजेस इधर आ गया, अच्छा इसी तरह ये जो है वेयर आ गया, एग्जैक्ट लोकेशन, वेयर जो है कीवर्ड वो हमें यहाँ पे लेके आया। और फिर यूरोपियंस के लिए यहाँ पे यूरोप। तो जो भी कीवर्ड्स थे वो हमारे आंसर की तरफ हमको गाइड कर रहे थे, तो इसका आंसर है फॉल्स। अच्छा, इसलिए फॉल्स है क्योंकि उन्होंने किसी को बताया नहीं, लिहाजा मोस्ट यूरोपियंस को मालूम नहीं था। एक दो को शायद मालूम हो भी एक्सेप्शनल, लेकिन अक्सर को बताया नहीं गया था क्योंकि एक्सपोर्ट करने वाले तो अरब से उन्होंने बताया नहीं था। ओके, अब ये देखें, The VOC was the world's first major trading company। जहां जहां पे प्रॉपर नाउन आ जाए वो सबसे बेस्ट कीवर्ड होता है। अब VOC का कोई सिनोनिम नहीं है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, तो ये जहां लिखा है हम जंप करके वहीं पे जाएंगे। कराची, लंदन वगैरह ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, इनका कोई सिनोनिम नहीं होता। तो ये बहुत ही फायदेमंद है ये। और प्लस अगर कहीं पे कोई नंबर आ जाए तो और अच्छी बात, क्योंकि नंबर्स का भी कोई सिनोनिम नहीं होता। The VOC was the world's first major trading company। हमने जाके देखना है कि क्या VOC
दुनिया की पहली मेजर ट्रेडिंग कंपनी थी कि नहीं, फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी? लेट्स गो एंड चेक, और आई होप कि आप जल्दी आंसर दे पाएंगे। अब जहां पे VOC नजर आए मुझे रोक देना। सर इट्स इन द 4th पैराग्राफ। हाँ, अब देखिए यहाँ पूरे में एक नजर में पता चल रहा है कि कैपिटल में VOC कहीं नहीं लिखा, और इसमें भी नहीं लिखा, और यहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है, और उसकी पहली ही लाइन के अंदर उसका इंट्रो है। सो देख के बताएं कि क्या ये वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी थी? ये थोड़ा ट्रिकी है। फॉल्स लग रहा है। Not given. फॉल्स इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे ये भी नहीं कहा कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, और ट्रू इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये भी नहीं कहा कि फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी है। तो ना उसके फेवर में जाया जा सकता है, ना उसकी अगेंस्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि इस बात को ना कंफर्म किया गया है ना निगेट किया गया है। इस सूरत में हम उसको नॉट गिवन के जुमरे में ले आते हैं। अगर यहाँ पे नॉट गिवन का ऑप्शन ना होता तो फिर हम जरूर उसको फॉल्स कहते, लेकिन अब नॉट गिवन के ऑप्शन ने हमारे फॉल्स आंसर्स को एक्चुअली दो फर्दर हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जो आंसर फॉल्स उस तरह से है कि उसको नेगेट भी किया जा रहा है तो वो फॉल्स है। वो जो आंसर इस तरह से कमेंट ही नहीं किया गया तो उसको हम नॉट गिवन के जुमरे में ले आएंगे। सो ये आंसर नॉट गिवन है। और पिछला जो आंसर है उसको हमने इसलिए फॉल्स कहा क्योंकि उनको मालूम नहीं था, ये बताया गया है, यानी कि दे नेवर रिवील्ड एग्जैक्ट लोकेशन। तो ऑपोजिट इंफॉर्मेशन मालूम मौजूद है, यानी कि मोस्ट यूरोपियंस न्यू की जगह पे ये आ गया कि नेवर रिवील्ड, कि अरब्स ने कभी बताया ही नहीं उनको, तो हमें नेगेशन मिल रही थी, सो हमने फॉल्स कहा। लेकिन जो VOC वाला क्वेश्चन है इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी थी, न ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सेकंड या थर्ड या फोर्थ थी। बस वो सीक्वेंस है ही नहीं, वो जिसको हम कहते हैं नंबरिंग है ही नहीं, इसलिए हम इसको नॉट गिवन कहेंगे। यहाँ ये समझ आ रहा है ना सबको? सर ये जो इससे ऊपर वाला पैरा है हाँ, उसमें बाकी ट्रेडर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शायद ये वो मेजर नहीं है, इससे पहले भी ट्रेडर्स हैं। देखें अब यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस के अंदर भी ये हिंट दिया भी जाता कि बाकी कोई कंपनी इससे पहले मेजर ट्रेडिंग कंपनी थी तो हम मान लेते, लेकिन कहीं पे भी उस किसी कंपनी की तारीफ नहीं की गई और एक्सप्लिसिट अल्फाज में नहीं की गई। कहीं पे अगर फर्स्ट या सेकंड कहा जाता है तो हम कह भी लेते, लेकिन असल मसला ये भी नहीं है। उससे भी ज्यादा अहम बात समझने की ये है कि जब आपको कीवर्ड मिलता है तो आंसर उसके इर्द गिर्द के अलावा ढूंढना ही नहीं होता। राइट सर। यानी अगर लेट्स से मैं मुमकिन है कि अगर मैं इस जगह को छोड़ दूं और मैं पूरे पैसेज को पढ़ना चाहूं तो फिर तो हर नॉट गिवन क्वेश्चन पे मुझे पूरे पैसेज को छानना पड़ेगा, यानी यहाँ पे उसूल के मुताबिक जाना है। अभी इसकी एक छोटी सी मिसाल और है कि अभी आज हम कैंपस में एक टेस्ट कर रहे थे, बल्कि ये बात ज़्यादा आसानी से समझ आएगी अपने अनवार को, क्योंकि अनवार ने ये टेस्ट किया है। अब वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स हैं उनको मालूम नहीं था कि, या उनके कॉन्सेप्ट्स ख़राब थे कि जो लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट है उसके बारे में। तो अब जिस पैराग्राफ के लिए कीवर्ड्स बन रहे थे उस पैराग्राफ के अंदर वो आंसर नहीं था, किसी और पैराग्राफ में वो आंसर मौजूद था। हमने उसको नॉट गिवन कहा था क्योंकि वो जिस कीवर्ड के बेस पे हम जा रहे हैं हमने वहीं पे ढूंढना है। ये बात समझ आ रही है आपको?
तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट किसी भी पैराग्राफ में अगर वो कीवर्ड हमें फाउंड होता है और हम वहां से मतलब अगर उसका आंसर आता है तो वो नोट गिवन ही हम आंसर देंगे। देखिए जब अभी हम आपने कहा कि कीवर्ड फाउंड होता है, तो अगर कीवर्ड फाउंड हुआ फिर तो वो एक्चुअली वही टारगेट पैराग्राफ हुआ ना जहां हम जाना चाहते थे। जी 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 ठीक है, तो कीवर्ड फाउंड ना हुआ फिर ओके मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ठीक है। जी सर। अच्छा 1 मिनट होल्ड रखना जरा। अच्छा बस ठीक है, खुद ही कट गई है। तो ये बात समझने की है कि हमने टारगेट करना है जहां पे हमारा आंसर हो, सॉरी हमारे कीवर्ड्स हो। चुपचाप पूरे पैसेज को नहीं छानना, उस तरह फिर बहुत टाइम लगता है और एक्चुअली वो उसूल ही नहीं है। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। यानी ये बात सोचनी नहीं कि अच्छा यार वीओसी तो इस पैराग्राफ में है, कहीं इधर तो कुछ नहीं आया था, कहीं इधर तो कुछ नहीं आया था, कुछ भी नहीं। यानी उस तरह से होता ही नहीं है कोई पैसेज की जिसमें रैंडमली उस तरह से इंफॉर्मेशन आए। सो रिलैक्स करें। तो सर उस हाँ VOC जैसे कि वो जो कीवर्ड है उसकी कितनी रेंज तक हमें मतलब पढ़ना चाहिए और फिर 1 पैराग्राफ होता है मैक्सिमम 1। ओके हाँ यानी वो पैराग्राफ अगर पूरा पढ़ना पड़े तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पहली लाइन से हमें पता चल गया था कि आगे जी कुछ खास बात नहीं होनी, इसलिए हमने नहीं पढ़ा। हाँ अगर डाउट रहता तो हम जरूर पढ़ लेते। ठीक है जी सर ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन हुआ नॉट गिवन, दूसरा एक फॉल्स हुआ। अच्छा अब ये लाजमी नहीं कि ये ट्रू हो, ये ट्रेंड जरूर है कि कम से कम तीनों ऑप्शंस अप्लाई होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे टेस्ट देखे हैं और आप भी देखेंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे कि कभी कभार कोई एक ऑप्शन बिल्कुल यूटिलाइज ही नहीं होती, लेकिन ऐसा रेयरली होता है। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो अच्छे से केयरफुली देखना, शायद गलती हो रही हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सीक्वेंस वाली बात भी असल में जनरल ट्रेंड है, उसूल नहीं है। उसूल सीक्वेंस के फॉलो होने का सिर्फ लिसनिंग मॉड्यूल में है। रीडिंग में हम सिर्फ तुक्के पे चल रहे होते हैं कि शायद सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो। तो यहाँ पे भी मुमकिन है कि ये ट्रू हो, क्योंकि बाकी जो है वो फॉल्स और नॉट गिवन थे। तो अभी क्वेश्चन पढ़ें जरा कि फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ ब्रेडा। अब ट्रीटी ऑफ ब्रेडा का कोई सिनोनिम नहीं है। द डच हैड कंट्रोल ऑफ ऑल द आइलैंड्स वेयर नटमेग ग्रू। कि डच जो लोग हैं उनको कंट्रोल मिला था आइलैंड्स का जहां पे नटमेग जो है वो जो ग्रो होती थी। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ ब्रेडा, तो हमें आंसर की लोकेशन बता रहे हैं कि आंसर कहाँ पे है। तो हम पहले ढूंढेंगे कि ट्रीटी ऑफ ब्रेडा लिखा कहाँ पे है, और जहां पे ट्रीटी ऑफ ब्रेडा को मेंशन किया गया है उसके बाद देखेंगे, क्योंकि फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ ब्रेडा फिर देखेंगे कि क्या डच जो है उनको कहीं पे कोई कंट्रोल मिला था किसी आइलैंड का। तो अभी हम जाते हैं सबसे पहले ये ढूंढने कि भाई ट्रीटी ऑफ ब्रेडा है किधर। तो की वर्ड्स और की फ्रेजेस के जरिए आंसर ढूंढे जाते हैं। तो अभी हमने VOC तक पढ़ा था, अब हमने आंसर ढूंढा था यहाँ पे। पहले तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ स्कैन करके ढूंढो कहीं पे ट्रीटी ऑफ ब्रेडा है या नहीं है। स्कैनिंग जल्दी करनी होती है। नहीं सर, Sir, it's in the next paragraph, 6th paragraph to be specific. आगे है इस पैराग्राफ में, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी अली ने बताया कि इस पैराग्राफ के अंदर आपको ट्रीटी ऑफ ब्रेडा मिलेगा, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया। तो अब फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ ब्रेडा यानी ट्रीटी ऑफ ब्रेडा के बाद, तो यहां से आगे देख के बताएं इस पैराग्राफ में, यहां देख के बताएं कि क्या डच जो है उनको कोई कंट्रोल मिला था किसी कोई आइलैंड्स वगैरह का। सर ट्रू है। जी हाँ, क्यों है ट्रू, जरा एक्सप्लेन करें। Because the British सर इसमें agreed. लिखा हुआ हम्म
द ब्रिटिश अग्रीड, क्योंकि जो उससे ऊपर की जो बात हुई थी कि आप हमें फला आइलैंड दे दो और हम इन रिटर्न आपको ये वाला आइलैंड दे देंगे, ब्ला 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 ब्ला, तो ब्रिटिश अग्रीड, तो वो लोग मान गए। और जो आइलैंड इन लोगों ने उनको देना था वो था आइलैंड ऑफ मैनहट्टन, जो बाद में न्यू एम्स्टरडेम बना, वगैरह वगैरह, जो न्यूयॉर्क बना। सॉरी, द डच नाउ हैड अ मोनोपोली, यानी अब उनको कंट्रोल था ओवर द नटमेग ट्रेड, क्योंकि वहां से नटमेग ट्रेड के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, क्योंकि उनको मिला था आइलैंड ऑफ रन, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि इफ द ब्रिटिश वुड गिव देम द आइलैंड ऑफ रन, दे वुड गिव इन टर्न ब्रिटेन अ डिस्टेंट एंड मच लेस वैल्यूएबल आइलैंड इन नॉर्थ अमेरिका, जो कि मैनहट्टन था। सो यहां पे बात पता चल रही है कि ट्रीटी ऑफ ब्रेडा के बाद ये काम हुआ है, सो आंसर ट्रू है, बस सिंपल। तो इस सब में देखें कि अभी तक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और टाइम जो है वो बच जाएगा इस तरह। अभी तो हम क्योंकि बहुत तफसीला में बात कर रहे हैं साथ में, अदरवाइज इतना टाइम तो कि आप जब करोगे तो नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जनरल ट्रेंड है इनमें, जो सेंटेंस कंप्लीशन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, लेकिन ये कोई उसूल नहीं है, कभी कभार वो सीक्वेंस खराब। अच्छा, एक और इंस्ट्रक्शन देखें, वन वर्ड ओनली। ये सर मैच द ऑप्शंस वाला है? नहीं, ये भी एक्चुअली गैप फिलिंग क्वेश्चन है। सो ये लेफ्ट वाले कॉलम में क्या हेल्पिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? हाँ, ये इसमें आपके लिए टाइम लाइन समझें इसको, जो फर्स्ट कॉलम है, तो मैचिंग नहीं है बल्कि मैचिंग हुई हुई है। हमने इन्होंने बिल्कुल सीक्वेंस में टाइम के साथ क्वेश्चंस दिए हैं, हम फिल करेंगे सिर्फ गैप्स को, यानी उन सेंटेंसेस को तो हम पढ़ेंगे भी नहीं अगर जरूरत नहीं हुई तो, जहाँ वो वाले सेंटेंस की जहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। जैसे अगर अभी इस लाइन को देखें, 16वीं सेंचुरी वाले में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल हम कभी कभी भटक जाते हैं तो हम अपना वो ट्रैक ठीक करने के लिए देख लेते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। सो वन वर्ड ओनली है। मिडिल एजेस सबसे पहले, अब देखें कि मिडिल एजेस की जब बात आई तो अभी थोड़ी देर पहले हम मिडिल एजेस को देख के आ चुके हैं, हमें पता है कि मिडिल एजेस कहां पे है, कि ऊपर का एक पैराग्राफ था जहां पे हम देख के आए हुए हैं। कौन सा पैराग्राफ था? मिडिल एजेस वाला पहला पैराग्राफ था ना, सॉरी दूसरा पैराग्राफ था ना जो हम देख के आए थे। सेकंड पैराग्राफ। हाँ, तो अब हमें मालूम है, हम सीधे वहां जाएंगे और देखेंगे कि नटमेग वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द डैश, और हम इसका आंसर भी देख के आए हैं किसी और क्वेश्चन को देखते देखते। मैं ख्याल है बगैर जाए भी आप बता सकते हो कौन लाते थे सर। हाँ हाँ, अरब। अरब सर। यस यस, अरब। अरब्स एस के साथ। जी तहसीन, आप क्या कह रही हैं? लेफ्ट वाली इंफॉर्मेशन पे कंसंट्रेट करना या राइट वाली पे? ये लेफ्ट वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको बताएगी कि किस एरिया में है, किस पैराग्राफ में आपका आंसर है, और फोकस आपका राइट वाली इंफॉर्मेशन होगी। राइट सर। यानी आपको लेफ्ट वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए चाहिए कि लोकेट कर सके कि पैराग्राफ कौन सा है। जैसे अभी मैंने कहा मिडिल एजेस, तो हमें पता है कि मिडिल एजेस वाला पैराग्राफ कौन सा है, और जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि दोनों को इग्नोर किया जाए, एक्चुअली दोनों को ही कंसिडर किया जाएगा, लेकिन ज्यादा फोकस आंसर सेंटेंस के अंदर से, पैरा के अंदर से निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन है राइट वाली, और लोकेट करने के लिए ये है कि किस जगह पे है। सो ये आंसर अरब्स का है। और अभी क्योंकि आप लोगों ने सहरिश ने यहाँ पे आंसर दिया अरब, तो इसीलिए मैं एहतियाती तौर पे समझाना चाहूंगा कि सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक से आंसर गलत कंसीडर होगा। सो कोशिश करें कि यू डोंट एक्चुअली मिस एनी सिंगल सिलेबल, कोशिश करके हर एक एक हर्फ के ऊपर फोकस रखना। ओके सर। एंड अच्छा, ये वापस आ जाते हैं। चले, एड का आंसर तो हो गया अरब्स। अब आते हैं 17वीं सेंचुरी। 17वीं सेंचुरी शुरू होती है 1601 से लेकर 1699 तक, ये जितना भी टाइम है ये सारी 17वीं सेंचुरी है। यानी 16वीं सेंचुरी वाला क्वेश्चन भी है एक इससे ऊपर। नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं, वो तो लिखा है ना कि क्वेश्चन है 8 और क्वेश्चन है 9। अच्छा, ये बीच में क्या है? वो बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो एक्चुअली ऑलरेडी एक समरी बनी हुई है। ओके। तो उन्होंने मतलब वो 16वीं सेंचुरी को भी ऐड किया। अब इसकी वजह पता है क्या है? कभी कभार जब टेस्ट रिपीट होते हैं, आप देखेंगे कि सेम टेस्ट जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो किसी टेस्ट में मुमकिन है कि 16वीं सेंचुरी के ऊपर टेस्ट बनाया जाए जब वो टेक्स्ट रिपीट हो। ओके, ये वजह होती है।
तो वो प्रॉपर पूरा एक ऐसा टेस्ट बनाते हैं कि जो कई मर्तबा डिफरेंट सिचुएशंस में यूज हो सके, क्योंकि वो रिपीट होते हैं टेस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है ना अली? यस सर। अच्छा, सो 17 डिमांड फॉर नटमेग ग्रू कि 17th सेंचुरी में यानी 1600 एंड समथिंग में नटमेग की जो डिमांड थी वो बढ़ गई, एज इट वाज बिलीव्ड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज नोन एज द डैश। अब कोई डिजीज है, वहां पे जाके हम, किसी को आंसर पहले मालूम है तो ना बताना प्लीज, क्योंकि हम प्रोसेस को सीखना चाहते हैं। 17th सेंचुरी जो है वो है 1600 एंड समथिंग। अब हम ढूंढेंगे 1600 एंड समथिंग को और वहां जाके देखेंगे कि कौन सी डिजीज थी जिसके लिए इफेक्टिव कंसीडर किया जाता था और डिमांड बढ़ गई थी। तो सबसे पहले 17th सेंचुरी को ढूंढते हैं। 17th सेंचुरी होती है 1600 एंड समथिंग, तो यहां पे मुझे एक ईयर नजर आ रहा है, ये है 16th सेंचुरी। 1512 असल में 16th सेंचुरी है। आगे बढ़ते जाएं, ये भी 16th सेंचुरी है, ये भी 16th सेंचुरी है, ये 17th सेंचुरी है जो अभी मैंने हाईलाइट किया। अब इस पूरे पैराग्राफ में ढूंढो कि कहां पे किसी न किसी किस्म की डिजीज की कोई बात हो रही हो। जहां पे हो रही हो मुझे रोक देना। सर प्लेग की बात हो रही है यहाँ पे। प्लेग, yes, thousands of people across Europe were dying of the plague, a highly contagious and deadly disease। तो उस डेडली डिजीज को नाम दिया इन्होंने प्लेग यानी वबा, जैसे कि कोरोना वायरस इज एक्चुअली अ प्लेग सम सॉर्ट ऑफ। सो प्लेग आंसर है, वन वर्ड। अगर कोई प्रॉपर नाउन यूज हुआ होता, जैसे अभी कोविड-19 के लिए कोविड-19 एक टाइटल गिवन है, अगर उस प्लेग का कोई नाम होता तो हम वो नाम लिखते, लेकिन वो नाम नहीं है इसलिए प्लेग लिखेंगे। सो आंसर ढूंढने में देखें हमें कितनी आसानी हुई जब हमने ये देखा कि ये किस जगह पे है 17th सेंचुरी में। अच्छा, उसी से आगे दे टू कंट्रोल द बैंडा आइलैंड, रिस्ट्रिक्टेड वगैरह, ठीक है। अब ये देखना है कि द डच लोगों ने 4 काम किए। देखिए यहाँ पे 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, द डच के नीचे लिखे 4 पॉइंट्स हैं। पहला है टू कंट्रोल ऑफ द बैंडा आइलैंड्स, ओके, तो बैंडा आइलैंड्स भी एक कीवर्ड हो सकता है। सेकंड है रिस्ट्रिक्टेड नटमेग प्रोडक्शन टू ए फ्यू एरियाज, चले दूसरा काम ये किया। तीसरा काम क्या किया, पुट डैश ऑन नटमेग, नटमेग के ऊपर डैश लगाया। क्यों, टू अवॉइड इट बीइंग कल्टिवेटेड आउटसाइड द आइलैंड्स, ताकि उन आइलैंड से बाहर वो कहीं कल्टिवेट ना हो सके, यानी उन आइलैंड से बाहर कहीं उनको उगाया ना जा सके। तो ये तीसरा काम था। फाइनली ऑब्टेन्ड द आइलैंड ऑफ डैश फ्रॉम द ब्रिटिश, तो अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने एक्चुअली देखा था कि कौन सा आइलैंड वो लेके आए थे ब्रिटिश से। मैनहट्टन के बदले कौन सा आइलैंड लिया था इन्होंने, आइलैंड ऑफ रन। आइलैंड ऑफ रन। तो 11 का आंसर हमें पहले ही पता है, ठीक है। 11 का आंसर अभी हम देख के आए हैं आइलैंड ऑफ रन, ओके फाइन, रन तो लिखेंगे, लेकिन जो 10 का आंसर है वो आइलैंड ऑफ रन वाली बात से पहले और जो प्लेग वाली बात से बाद में है। इस बीच में हम देखेंगे कि वो नटमेग के ऊपर क्या लगाते थे ताकि वो कल्टीवेट ना हो सके। तो प्लेग वाली बात तो खैर इधर है। तो अब यहां इस पूरे पैराग्राफ में ढूंढें कहीं पे भी अगर कोई कल्टीवेशन के हवाले से कोई बात हो इस पैराग्राफ में। फिलहाल मुमकिन है आगे हो, हम देखेंगे। Sir, there is written that in addition all exported seeds नहीं sorry in addition all exported in addition all exported nutmeg was covered with lime. So वो अगला पैराग्राफ है एक्चुअली। अच्छा, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ और देख रहे हैं, मेरे पास हार्ड कॉपी है बुक की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, ये एक मिनट, यहाँ कहीं था ना, हाँ ये आपने बोला था ना बैंडा आइलैंड और उसके दरमियान में है, तो उसी पैराग्राफ तो देख रहा हूँ ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए आइलैंड ऑफ रन, ये नीचे पड़ा है, इससे ऊपर होना चाहिए और इसके बाद होना चाहिए था, किधर गया, प्लेग के बाद, इसके बाद। तो यहाँ हमें तो कोई ऐसी चीज नहीं मिली। और यहाँ आकर हम देखें अगर, तो यहाँ पे वो फर्टाइल सीड, फर्टिलिटी इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन। In addition, all exported nutmeg was covered with lime.
to make sure there was no chance a fertile seed which could be grown elsewhere would leave the islands. तो अब उन्होंने लगाया क्या था? लाइम, covered with lime. लाइम, अच्छा एक मिनट, मुझे एक सवाल पूछने दें। सहरिश आप बताएंगे लाइम क्या होता है? सर कोई ड्यूटी है? आई डोंट नो। देखिए वो कह रहे हैं कि उसको नटमेग को के सीड को कवर किया जाता था लाइम से। सर चूना। नो 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 नो। लेमन का एसेंस होता है आई थिंक। लेमन का स्पेस। हाँ, उसी की स्पीशीज लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन होता है जो आप कह रहे हो, लाइम जूस का पत्ता। हाँ तो सर, ये जो है वो भी जो आप लाइम हाँ सर आप भी जिस सेंस में लाइम कह रहे हैं वो भी तो लाइम जूस होता है। हाँ एक्चुअली यस हाँ, लेकिन जब वो सेंस समझने की बात है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात भी सही कि वो भी लाइम जूस ही होता है। सर कुछ भी लगाया जा सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाँ, मुझे इससे वो याद आया, और क्या नाम है उसका लाहौर वाला यार, वो फरहत अब्बास शाह का बेटा, द यूट्यूबर, कुछ भी दिखाया जा सकता है। सो यस जी हाँ, सो आइडिया है ये वाला। जी आप कुछ कह रहे थे बीच में, मैं एक्चुअली आई थिंक किसी को कट शॉर्ट करके बोले प्लीज। सो आइलैंड ऑफ रन वाला आंसर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे पूछें, क्योंकि ये एक्चुअली हम पहले पढ़ के आए थे, इसलिए मैंने वैसे बगैर देखे आंसर दिया। किसी के जहन में फिर भी शुबा है तो बताएं। नो सर नहीं है। ओके फाइन, थैंक यू। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 और 13 से इजी क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने, अगर हम यहाँ पे ना भी देखें ना, लेट 18th सेंचुरी को ना भी देखें, इन्होंने एग्जैक्ट ईयर भी बताया है, और जाहिर है कि ये खुद से नहीं बताया, वो टेक्स्ट में है। तो अब 1770 में सीधे जाएंगे और ये देखेंगे कि नटमेग प्लांट्स वर सीक्रेटली टेकन टू डैश। बस इतना देखना है और कुछ भी नहीं देखना। 1770 ये जनाब आपका 1770 है। प्रोमिनेंटली पता चल जाते हैं नंबर्स। तो ये सीक्रेटली कहां लेके जा रहे थे? सीक्रेटली टेकन टू मॉरिशस। तो अब ये वन वर्ड आंसर है, सो हम मॉरिशस लिख देंगे। तो आंसर्स देखें कैसे क्विकली मिल जाते हैं अगर उसको सेंसिबली देखा जाए। और फिर 1778 है, सीधा वहीं पे जाएंगे। हाफ द बेंडा आइलैंड्स नटमेग प्लांटेशंस वर डिस्ट्रॉयड बाय अ डैश। अच्छा ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। ये तो हमें मालूम है कि 1778 की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो इसका सिंटेक्स है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो दैट मैटर्स एक्चुअली। तो एक काम करें कि सवाल को एक मतलब फिर पढ़ लें। हाफ द बेंडा आइलैंड्स नटमेग प्लांटेशंस वर डिस्ट्रॉयड बाय अ डैश। एक डैश ने जो बेंडा आइलैंड की जो नटमेग प्लांटेशन थी उसकी तकरीबन आधी को डिस्ट्रॉय किया था। ओके, अब हम जाते हैं 1778 पे। हमें नहीं पता कि 1778 किधर है। ये लो जी मिल गया। सेंटेंस बहुत ही केयरफुली पढ़ के एक वर्ड बताएं। सुनामी। 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 बस अगर किसी के जहन में वोल्केनिक इरप्शन आ रहा है तो मुमकिन है कि अभी तो आपकी करेक्शन हो गई हो, लेकिन इतना याद रखना कि ये भी ट्रिक हो सकती है। अब देखिए उन्होंने पहले क्या कहा कि a volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami that wiped out half the nutmeg groves। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई इरप्शन थी कोई या वोल्केनिक इरप्शन थी। तो एक्चुअली वोल्केनिक इरप्शन ने ही एक्चुअली जाहिर है कि उसको नुकसान दिया था, लेकिन अगर तफसील देखी जाए तो उस वोल्केनिक इरप्शन ने सुनामी कॉज की और उस सुनामी ने ये काम किया। सो ये थोड़ा सा था बस। सुनामी इज द आंसर। सो ये था पार्ट 1। और अभी आपको एक सेंस डेवलप हो गया है
कि भाई रीडिंग करते कैसे हैं। सो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है कैम्ब्रिज 15 से लेकर आई थिंक 11-10 तक। अब आप लोग 14 की जो है ना रीडिंग स्टार्ट कर लें, तो एक दिन में एक टेस्ट जरूर करें। हम रोजाना एक एक सेक्शन, दो सेक्शंस यहाँ पे करते जाएंगे, ताकि हर किस्म का क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे टेकल करें। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे पहले 15 कर लूँ, फिर मैं 13 पे जाऊँ। 14 आप लोग कर लें और 12 आप लोग कर लें, तो 15 और 13 हम कर लेते हैं यहाँ क्लास में। तो हर क्वेश्चन टाइप इनमें कवर हो जाएगी। तो जहां जहां बीच में छोटी छोटी बातें वो बताता जाऊंगा। सर हमने कौन सी करनी है? आपने कैम्ब्रिज 14 और कैम्ब्रिज 12। ओके सर। 15 और 13 को रहने दें ताकि क्लास में वो हम कर लें। ऐसा ना हो कि आप पहले करके आ चुके हैं और क्लास फायदे की ना। ऑलराइट, सो कोई सवाल है तो पूछें। सर बस आपने यही कहा था ना कि स्कैनिंग में हम लोगों ने बस स्कैन करना है, कोई पूरे पैसेज को रीड नहीं करना है। और अगर सर कोई करे तो फिर फंस जाएगा। देखें, स्किमिंग जो है वो बहुत जल्दी करने का काम होता है। अब मसला ये कि स्किमिंग का जब मैं कहता हूँ तो स्टूडेंट्स उस पर 5-6 मिनट लगा रहे होते हैं, जिससे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। लेट्स से अगर किसी स्टूडेंट ने 5 मिनट भी लगा लिए एक पे, तो 3 सेक्शंस पे 15 मिनट तो सिर्फ स्किमिंग पे लग गए। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभार आखिरी सेक्शन में आके स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते, और आखिरी सेक्शन पूरा वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इजियर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस अदरवाइज आसानी से हो भी सकते थे, वो भी मिस हो जाते हैं, तो 7 से नीचे रह जाते हैं। तो ये कुछ मसाइल हैं। तो बस एक काम करें कि जिन क्वेश्चन टाइप्स में स्कीमिंग के बगैर काम नहीं चलता ना, वो क्वेश्चन टाइप्स कुछ और हैं। उनमें टॉप लेवल पे वो क्वेश्चन टाइप है जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रैंडम जाता है। हेडिंग्स वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनमें कभी कभार दोनों मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन स्किमिंग सबसे ज्यादा इसेंशियल तब होता है जब किसी जगह पे पैराग्राफ्स को हेडिंग्स देने की बात आए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ जो है उसको टाइटल दिया गया है। जब भी पैराग्राफ को नंबर या अल्फाबेट के जरिए उसको कोई टाइटल दिया जाता है, तो वहां पे इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे Which section contains the following information। अब यहाँ पे स्कीमिंग के बगैर बात नहीं बनेगी। सर नहीं नजर आ अच्छा रहा पैराग्राफ। आपकी स्क्रीन नहीं अच्छा, मैंने शेयर की ही नहीं है ना, मैं एम ही देखते हुए बोल रहा हूँ। अली से नजर आ रहे हैं और बस। हाँ, क्योंकि अभी स्क्रीन मैंने हटाई तो स्क्रीन पे ये आ गई। चलें, ये भी नूरानी चेहरे वाले आदमी। अच्छा, अब ये जो है ना, आप देख रहे होंगे अभी टेस्ट अपना। अच्छा, वैसे एक बात अगर गौर करें तो देयर इज ओनली वन पर्सन इन द क्लास हु इज फॉलोइंग द एसओपीज, एंड एवरीवन शुड हैव डन दैट। अच्छा, मैं भी आप लोगों को देखते हुए मैंने भी अपना रंग बदलाया। मैं एक्चुअली अकॉर्डिंगली चलता हूँ। सर आप भी नहीं आ रहे थे नजर, तो हमने कहा हम अपने आप को दिखा के क्या करें। नहीं, आपको देखूंगा तो मेरे में एनर्जी आएगी ना। सर हम आपको ना देखे तो हमारे अंदर क्या होगा? मैं आपको आवाज के जरिए दिख रहा हूँगा, तस्वीर की आंखों से देखो। सर हर चीज इमेजिन नहीं की जाती ना। क्यों नहीं की जाती यार, हर चीज इमेजिन की जा सकती है। सर फिर तो इमेजिन करके खाना भी खाया जा सकता है। हाँ, तो आप नहीं खाते इमेजिन करके? मुंह में पानी नहीं भराता आपका चीजों के बारे में सोचते हुए? यस सर। नो सर, मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ। देखें, जो मैथमेटिशियन होते हैं वो एक्चुअली इमेजिन कम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम ज्यादा करते हैं। जो बाकी लोग हैं वो ज्यादा इमेजिन करते हैं। ये यार बहुत डीप फिलोसफी तो होती है, छोड़ फैक्ट्स दो। पे वो ज्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, इमेजिनेशन एक्चुअली, तो मोस्टली फॉल्स ही होती है यहाँ पर। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये लिटरेचर वाले बंदे ज्यादा इमेजिनेशन में होते हैं। हाँ, हम लोग होते हैं वो लिटरेचर वाले। ट्रू दैट। किसी हाँ और तरह की इमेजिनेशन होती है। हाँ, वो नहीं नहीं, देखिए वो तो डिपेंड करता है ना कि आप के ख्यालात का रुख क्या है, ट्रैक कौन सा है। तो इट इज एक्चुअली योर चॉइस मुइज, कि आप किस तरह की चीजें इमेजिन करना चाहते हो। खैर, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि क्या हम पढ़ रहे थे।
और हाँ, अभी तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चलो मैं एक और क्वेश्चन टाइप आपको दिखा देता हूँ। अच्छा सर, सॉरी टू कट यू, जी। मैं इसी को देख रहा था, इसमें रीडिंग पैसेज 3 है, ठीक है। इसमें कोई एक क्वेश्चंस है जो कि उसमें बोला है, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ एक्सप्लोरर्स बिलो। हाँ इस टाइप को एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी हाँ, इसमें भी बिल्कुल वही है कि ये भी रैंडम है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में कहा था मैचिंग के जितने क्वेश्चंस होते हैं, ये आई थिंक आप बात कर रहे हैं इसकी। हाँ जी, यही है। हाँ देखें, अब इसमें अगर सीधे जाया जाए तो आंसर बहुत देर से मिलता है। यानी सीधे जाने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन पढ़ लिया और जाके ढूंढ लिया कि भाई ये बात कहाँ पे है। तो कभी भी जब भी क्वेश्चन आया तो प्रॉपर नाउन जो है वो आपका एक्चुअल होता है कीवर्ड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे ऑप्शंस हैं। पहले मैं बाकियों को सवाल समझाता हूँ। आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं और हर सेंटेंस असल में करेक्ट है, यानी हर सेंटेंस करेक्ट है। कोई सेंटेंस ऐसा नहीं कि जो गलत हो, क्योंकि हर सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में है। तो करना यह है कि इन सेंटेंसेस को अटर किसने किया, ये आइडियाज किसने दिए, वो हमने यहां से पिक करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 5 एक्सप्लोरर्स हैं, उनके साथ हमने करना है मैच। तो काम यह है कि पहले आप आओ पीटर फ्लेमिंग पे, पीटर फ्लेमिंग का नाम ले लो और ऊपर टेक्स्ट में जाके ढूंढो कि पीटर फ्लेमिंग किधर है। जहां जहां आपको पीटर फ्लेमिंग मिलेगा उसको आपने हाईलाइट करना है और उसको पढ़ते हुए, यहां पे फॉर एग्जांपल पीटर फ्लेमिंग है तो उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद उसके आइडियाज को हम कंपेयर करेंगे इन सेंटेंसेस में से। तो जिसके साथ मैच आ रहा होगा उसका आंसर होगा ए। क्योंकि ये रैंडम है, सो ये हो सकता है कि 37 का आंसर आए ए, ये हो सकता है कि 35 का आंसर आए ए। तो हम यहां पे सवाल को पढ़ेंगे ही नहीं, पहले हम पढ़ेंगे पीटर फ्लेमिंग को। अभी मैं, चलो इसी के ऊपर जाते हैं और देखते हैं, पीटर फ्लेमिंग को पढ़ के आते हैं ताकि आपका और ज्यादा आइडिया क्लियर हो। ये आई थिंक थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन टाइप जो थोड़ा है, बस एक सिर्फ एक ही कर लेते हैं ताकि बस यू नो। देखिए यहाँ पे हमने कहा था पीटर फ्लेमिंग है, हमने और कुछ किया ही नहीं, हमने सीधा वहां ढूंढा है जहां पे प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले लेटर्स कैपिटल होते हैं तो वो प्रोमिनेंट होते हैं, वो इजीली दिखाई देते हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़ लो पहले, अच्छे से पढ़ लें, सब पढ़ लें। तो वो बात कर रहा है उस मोमेंट की when the explorer returns to the existence he has left behind with his loved ones। तो ये इसने जिक्र किया है पीटर फ्लेमिंग्स ने। अब और कुछ नहीं करना, वापस आ जाना है और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखना है कि ये वाली बात कहाँ पे है। अब किसी न किसी में आपको मिल जाएगी। जो भी आपको करीब तरीब नजर आए। he described feelings on coming back home after a long journey। 34 Exactly. 34, यस बिल्कुल, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब हुआ क्या कि हमने सवाल से नहीं, हम आए हैं बैकवर्ड्स, क्योंकि प्रॉपर नाउन वो असल कीवर्ड है। अभी हमने पहले भी देखा कि जहां पे प्रॉपर नाउन आ रहा था जैसे VOC, या जहां पे टाइम आ रहा था नंबर वगैरह की फॉर्म में, तो वो बेहतरीन हेल्पिंग कीवर्ड्स होते हैं। तो हम उधर से जाएंगे, सवाल के थ्रू नहीं जाएंगे। But sir, I think it's safe to read at least 2 sentences ahead of the proper noun just to be sure that ऐसा हो सकता है ना कि उस सेंटेंस से अगले वाले में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, या मोस्टली उसी में ही होती है। हाँ मतलब नहीं रिपीटिशन की आप बात कर रहे हैं। अच्छा मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये वाली बात यहाँ पे मुझे फाइनल मिल गई तो मैं आगे देखूं या ना देखूं। लाइक लव्ड वंस जहाँ पे खत्म हो रहा है सेंटेंस पहला, उसके बाद अगला सेंटेंस भी रीड करने की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं आपकी बात समझ गया। उसका तरीका ये है कि अगर तो आपकी नजर में आ गया कि भाई ये वाली बात भी है तो वो भी पढ़ लें, लेकिन अगर नहीं भी आया तो होगा ये कि एंड पे जाहिर है कि कोई ना कोई ऑप्शन बच जाएगा, क्योंकि असल में इंस्ट्रक्शन में गिवन है कि यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। तो अगर कोई बच गया तो फिर दोबारा देखेंगे, वरना वो
अगर आपको फीलिंग आ रही हो कि यहाँ पे कोई बात अभी रहती है, अधूरी है, तो बिल्कुल अगला भी पढ़ लेना चाहिए। मुमकिन है कि पीटर फ्लेमिंग के हवाले से 2 आंसर्स आ जाएं या रैन फियंस के हवाले से 2 आंसर्स आ जाएं, ये रिपीटिशन हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ लिया और खत्म किया, मतलब एक एक आइडिया के साथ होगा। असल में ये कि जाहिर है कि जब हम एक टेस्ट करते हुए आ रहे हैं तो हमें पता होगा कि भाई अब हम जा रहे हैं तो इनमें से इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हल्का सा देख के ही जाएंगे उधर जहां पे भी हम टेक्स्ट में जा रहे हैं, यानी इन सारे ऑप्शंस को नजर से दौड़ा के जाएंगे। तो फिर वहां पे जाके हमें पता होगा कि अच्छा यार किस किस्म की बात सिमिलर है और किस किस्म की बात जो है वो रेलेवेंट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा भी है कि आगे भी पढ़ना पड़ेगा ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर एक लाइन में अगले में बात नहीं आ रही तो बस दैट्स इट। अच्छा, तो यहाँ पे बस इस तरफ से जाना था बैकवर्ड से, तो ये भी रैंडम है, लेकिन इसके रैंडम होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। Arguably, the most easiest part of the IELTS is reading. For many, yes. Mhm. But ऐसा भी एक लॉट है कि जो कहते हैं कि बस रीडिंग ना हो और बाकी कुछ भी हो, क्योंकि रीडिंग में एक्चुअली आपको पुरसुकून किस्म का दिमाग चाहिए होता है, जो साइड में बैठे किसी शख्स के सांस लेने से परेशान ना हो जाए कि नॉइस है, बिल्कुल फोकस्ड और काम और तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। बहुत सारे लोग वैसे परेशान हैं तो मैं उनकी परेशानी देख के परेशान हो जाता हूँ कि ये क्यों परेशान है। ऐसा होता है कि हाँ, ज्यादा सारे लोगों के अंदर ना मैं लाइक नहीं रीड कर सकती हूँ, फोकस नहीं कर सकती, फोकस करने में प्रॉब्लम इसलिए ये हैबिट डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि जब आप टेस्ट पे जाएंगे तो आपके अराउंड भी बहुत सारे लोग होंगे और कोई सांस ले रहा होगा, कोई किसी को छींक आ सकती है, कोई समवन माइट कॉफ, कोई वैसे पेंसिल से कुछ लिख रहा है तो उसकी पेंसिल को वो पेपर पे रब करने की जो फ्रिक्शन का साउंड है वो भी उस वक्त बहुत एनॉयिंग लग रहा था। तो रिलैक्स रह के कर लें, अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज हो जाएं, ओवर सेंसिटिव ना हो, और कोशिश करें कि ऐसी टाइम पे फोकस करने की कोशिश करें जब इर्द गिर्द घर के बच्चे खेल रहे हों। सर इतना सुकून तो कबर में ही है जितना आप बता रहे हैं। हाँ, वेल सेड, ऐसा ही है। तो बहरहाल बस कोशिश करके अपना फोकस जो है थोड़ा सा डेवलप कर लें, इंशाल्लाह। वहां तो कब्र का अजाब स्टार्ट हो जाएगा सर। नहीं, it all depends on the type of करतूत्स that we have। देखिए मुझे इसको अपने सारे गुनाह याद आ गए होंगे। बात ये कि बस उम्मीद रखें इंशाल्लाह अच्छा ही होगा उधर भी, यानी कब्र में भी, जिस तरह यहाँ पे आयल्स में इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो आयल्स भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है यार जितना लोग बना रहे होते हैं। अभी आपने देखा कि किसी भी सेक्शन में, किसी भी मॉड्यूल के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां पे आपको कोई अनयूजुअल किस्म का ब्रेन चाहिए हो या बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म के लोगों के जो स्किल्स होते हैं वो चाहिए। बहुत कैजुअल और नॉर्मल चीजें यार, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट ये सब कर सकता है। तो इसको अपने ऊपर हावी ना होने दो, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद इट, तो कर लोगे, इजी है। बस ऐसा है कि मुश्किल तब हो जाता है जब छोटी सी बात समझ ना आ रही हो। वो छोटी सी बात समझ इसलिए नहीं आती कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा या कुछ, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग कहीं और पे लगा हुआ है, एंगेज्ड है। वो दिमाग कहीं और पे लगे होने से मुराद ये नहीं है कि आप किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में लगे हो या किसी और स्टडी प्लान में। समटाइम्स सिर्फ दिमाग इस चक्कर में पड़ा होता है कि मुझे कोई टाइम मिला तो मैं पढ़ूंगा, दिमाग बस इसी चक्कर में पड़ा होता है। समटाइम्स कुछ भी नहीं हो रहा होता आपकी लाइफ में, आप यानी कुछ कर ही नहीं रहे होते, इसलिए भी फोकस नहीं हो पा रहा होता। तो अगर किसी ना किसी तरह अपना रूटीन चेंज करें। बहुत सारा काम हो रहा है तो थोड़ा काम छोड़ दो, और कोई काम नहीं हो रहा लाइफ में तो कुछ करना शुरू कर लो ढंग का, तो थोड़ा सा बेहतर होगा। चेंज कर लो लाइफ को थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो, अदरवाइज इतना कोई मसला नहीं है। सो मैं ख्याल है कि गर्मी भी है तो बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। और बुक्स मैंने अपलोड की हैं, आप वहां से प्रिंट करवा लें या मार्केट से ले लें, आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात याद रखना
रीडिंग हो या लिसनिंग हो, क्वालिटी मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। एक दिन में एक टेस्ट से ज्यादा मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। और अगर कोई टेस्ट कर लो, दोबारा टाइम मिले तो उसी टेस्ट की जो गलतियां आपसे हुई हो उनको चेक कर लेना कि क्यों हुई, एनालाइज करो। फिर भी टाइम मिले तो मिनी आइल्स में जाके प्रैक्टिस कर लो, कैम्ब्रिज के टेस्ट जाया मत करो। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। Allah Hafiz sir, thank you. Allah Hafiz sir, thank you so much. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।